बता रही हूँ, देखिए। इंग्लैंड में पहला स्कूल 1811 में खुला था। उस समय भारत में 7,32,000 गुरुकुल थे 1811 सन में। अभी कुछ ज्यादा लंबा नहीं हुआ है काल। तो 18 यानी इसके पहले इंग्लैंड में भी स्कूल नहीं थे। तो इंग्लैंड में सबसे पहला स्कूल 1811 में खुला, और उस समय यानी 1811 में भारत में 7,32,000 गुरुकुल थे। खोजिए हमारे गुरुकुल बंद कैसे हुए। गुरुकुल कैसे खत्म हो गए। आपको पहले ये बता दें कि हमारे, ये मेरा नहीं है, ये कहीं से मिला होगा सचिन भैया को। तो उनने, क्योंकि उन्हें पता कि मेरी इस विषय में थोड़ी सी रुचि रहती है, तो उनने मुझे दिया है। आपको पहले ये बता दें कि हमारी सनातन संस्कृति परंपरा के गुरुकुल में क्या क्या पढ़ाई होती थी, यानी गुरुकुल परंपरा कितनी समृद्ध थी। आज जो कोई भी स्कूल नहीं पढ़ा पा रहे, कोई भी कॉलेज नहीं पढ़ा पा रहे, वे विषय अपने यहाँ पहले पढ़ाए जाते थे। देखिए क्या क्या है। आर्यवर्त के गुरुकुल के बाद ऋषि कुल में क्या पढ़ाई होती थी, ये जान लेना आवश्यक है। इस शिक्षा को लेकर अपने विचारों में परिवर्तन लाएं और प्रचलित भ्रांतियां दूर करें। पहला, अग्नि विद्या, यानी आग कैसे बनाई जाती। ये सबका इंग्लिश नाम भी दिया है। हाँ, वो ज्यादा चक्कर में अपन नहीं पढ़े। दूसरा, वायु विद्या, चाहे तो फिर इन लोगों के ग्रुप में डाल देना, सब पढ़ लेंगे। तीसरा, जल विद्या। चौथा, अंतरिक्ष विद्या। पांचवा, पृथ्वी विद्या। छठवां, सूर्य विद्या। सातवां, चंद्रोवा लोक विद्या। आठवां, मेघ विद्या। नौवां, पदार्थ विद्युत विद्या, यानी बिजली ये अभी की देन नहीं है, अपने आप ही चलती थी। 10वां, सौर ऊर्जा विद्या, यानी सोलर को लेके जो कहते हैं ना, अभी की खोज अपने यहाँ चलता था। 11वां, दिन रात्रि विद्या। 12वां, सृष्टि विद्या। 13वीं, खगोल विद्या। 14वीं, भूगोल विद्या। 15वीं, काल विद्या। 16वीं, भूगर्भ विद्या। 17वीं, रत्न व धातु विद्या। 18वीं, आकर्षण विद्या। 19वीं, प्रकाश विद्या। 20वीं, तार विद्या, तार संचार आदि, यानी कम्युनिकेशन। 21वीं, विमान विद्या, एरोप्लेन। अपने देश में मतलब छत्र चूड़ामणि में तो के यंत्र बनाया था, उड़ाया था। 22वीं, जलयान विद्या, पानी के जहाज। 23वीं, आग्नेय शास्त्र विद्या, यानी आर्मी आदि संबंधी अस्त्र शस्त्र। 24वीं, जीव जंतु विज्ञान विद्या, यानी सारा जियोलॉजी डिपार्टमेंट। 25वीं, यज्ञ विद्या। ये तो बात हुई वैज्ञानिक विद्याओं की। अब बात करते हैं व्यावसायिक और तकनीकी विद्या की। 26वीं, वाणिज्य। 27वीं, कृषि। 28वीं, पशुपालन। 29वीं, पक्षी पालन। 30वीं, पशु प्रशिक्षण, यानी पशुओं को ट्रेंड कैसे करना। ये तो अपने समय सार की टीका में भी उदाहरण, हथनी को कैसे ट्रेंड किया,
31वीं यंत्रकार, 32वीं रथकार, 33वीं रत्नकार मतलब गेम्स आदि। गेम्स नहीं, जेम्स, वो अलग अलग रत्न होते हैं ना, उसको जेम्स बोलते हैं। अच्छा अच्छा, रत्नों की परीक्षा है, रत्नों की परीक्षा। ये गेम तो लिख रहे हैं। नहीं नहीं, वो उसमें जेम्स है, स्पेलिंग वो ऐसी। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है। 34वीं स्वर्णकार यानी सारी ज्वेलरी। 35वीं वस्त्रकार टेक्सटाइल। 36वीं कुंभकार मिट्टी आदि का काम वाले। 37वीं लोहकार यानी आज की भाषा में कहें तो सारी इंजीनियरिंग। 38वीं तक्षक, ये तक्षक में जो अपने तक्षशिला का भी है ना, वो इसका हेड माना जाता था। इन्हें जितनी भी तकनीकी उस सब में नंबरिंग और सांपों आदि को पकड़ना, किसी भी बिल्कुल व्यर्थ चीज से अति उपयोगी चीज बनाना। आजकल जैसे बनत ना पूरा करकट से बिजली बनाने के संयंत्र चल रहे हैं, इस तरह की, तो वो विद्या कहलाती थी तक्षक। रंग साज यानी रंग आदि में। खटवाकर, खटवाकर ये लकड़ी आदि के होंगे मेरे ख्याल से। खटवाकर इंग्लिश भी नहीं दिया है उसका। फिर रज्जुकर, रस्सियां आदि। वास्तुकार, मकान आदि यानी आर्किटेक्ट, ये पूरी की पूरी विद्या पहले चलती थी। पाक विद्या, कुकिंग। सारथ, ड्राइविंग। नदी प्रबंधक, वाटर मैनेजमेंट। सूचीकार, डाटा एंट्री में क्या है, वही सूचीकार क्या कहलाएगा? अभी की भाषा में सीए जो करते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, इन्हें चार्टर्ड अकाउंटेंट, ये मतलब गुमास्तागिरी, मुनिमीगिरी। गौशाला प्रबंधक, उद्यानपाल, वनपाल, नापित यानी केश कर्तन आदि, क्योंकि ये भी कलाएं हैं ना अनेक अनेक तरह से, आजकल तो कितना विकसित है। 50 विद्याएं पढ़ाई जाती थी स्कूल में। आज कौन सा स्कूल है ऐसा कि जिसमें इतनी पढ़ाई जा रही है, अथवा कॉलेज में। अब इसके बाद का यह सब विद्या गुरुकुल में सिखाई जाती थी, पर समय के साथ गुरुकुल लुप्त हुए तो यह विद्या भी लुप्त होती गई। अब जो लुप्त होने के कारण उसमें इन्हें जो लिखा वो अपने को हिला देने वाला है। आज मैकाले पद्धति से, देखो उल्टे अर्थ में नहीं लेना, कोई मैकाले से मेरी दुश्मनी नहीं है, मैं तो देखा भी नहीं तो उसे दुश्मनी क्यों, पर जो रीति नीति चली है वो अपने लिए कितनी खतरनाक सिद्ध हो रही है, बस इसके रूप में बता रही हूँ। आज मैकाले पद्धति से हमारे देश के युवाओं का भविष्य नष्ट हो रहा है। तब ऐसे समय में गुरुकुल के पुनः उद्धार की आवश्यकता है। भारतवर्ष में गुरुकुल कैसे खत्म हो गए? कॉन्वेंट स्कूलों ने किया बर्बाद। 1858 ईस्वी में इंडियन एजुकेशन एक्ट बनाया गया। इसकी ड्राफ्टिंग लॉर्ड मैकाले ने की थी, लेकिन उसके पहले उसने यहाँ यानी भारत की शिक्षा व्यवस्था का सर्वेक्षण कराया था। उसके पहले भी कई अंग्रेजों ने भारत की शिक्षा व्यवस्था के बारे में अपनी रिपोर्ट दी। अंग्रेजों का एक अधिकारी था G.W. लूथर होगा, लूथर, और दूसरा था थॉमस मुंडो। दोनों ने अलग अलग इलाकों का अलग अलग समय सर्वे किया था। लूथर जिसने उत्तर भारत का सर्वे किया था
उसने लिखा है कि यहाँ 97% साक्षरता है। और मुंडो, जिसने दक्षिण भारत का सर्वे किया, उसने लिखा है कि यहाँ तो 100% साक्षरता है। ये 1858 की बात है, इन्हें लक्ष्मी माई आदि के जमाने में, तात्या टोपे आदि के जमाने में, ये उस समय की घटना। मैकाले का स्पष्ट कहना था कि भारत को हमें, ये सुनना ध्यान से जरा, इन्हें ऐसा लगता है कि कान में कोई शीशा उड़ेल रहा हो, इतना कठोर है अपना इतिहास। मैकाले का स्पष्ट कहना था कि भारत को हमेशा हमेशा के लिए अगर गुलाम बनाना है तो इसकी देशी और सांस्कृतिक शिक्षा व्यवस्था को पूरी तरह से उद्ध्वस्त करना होगा और उसकी जगह अंग्रेजी शिक्षा व्यवस्था लानी होगी। और तभी इस देश में, अब सुनना, शरीर से हिंदुस्तानी लेकिन दिमाग से अंग्रेज पैदा होंगे, क्योंकि शरीर तो हिंदुस्तानियों का ही रहेगा, रूप रंग आदि, पर दिमाग उनका सब अंग्रेजी। और जब इस देश की यूनिवर्सिटी से निकलेंगे तो हमारे हित में काम करें, हमारे मतलब अंग्रेजों के में। क्यों? क्योंकि दिमाग से भी अंग्रेज हो गए। मैकाले एक मुहावरा इस्तेमाल कर रहा है कि जैसे किसी खेत में कोई फसल लगाने के पहले उसे पूरी तरह जोत दिया जाता है, यानी पहले का सब कुछ नष्ट करना होता है, तब कहीं नई फसल उगती, वैसे ही इसे जोतना होगा। यानी भारत की शिक्षा व्यवस्था जड़ मूल से मिटानी होगी, तब कहीं अंग्रेजी शिक्षा व्यवस्था लागू होगी और अंग्रेजी शिक्षा व्यवस्था लानी होगी। इसलिए उसने सबसे पहले गुरुकुलों को गैर कानूनी घोषित किया। यानी किस क्रम से उद्ध्वस्तता का षड्यंत्र चला, ये इतिहास। जब गुरुकुल गैर कानूनी हो गए तो उनको मिलने वाली सहायता जो समाज की तरफ से होती थी वो गैर कानूनी हो गई। फिर संस्कृत को गैर कानूनी घोषित किया और इस देश के गुरुकुलों को घूम घूम कर खत्म कर दिया, उनमें आग लगा दी, उसमें पढ़ाने वाले गुरुओं को उसने मारा पीटा, जेल में डाला। सन 1850 तक इस देश में 7,32,000 गुरुकुल हुआ करते थे। 1850 में 7,32,000, और उस समय देश में गांव थे 7,50,000 मात्र, यानी बस इतना सा अनुपात। मतलब हर गांव में औसतन एक गुरुकुल, लगभग कुछ छोड़ के। और ये जो गुरुकुल होते थे वे सबके सब आज की भाषा में हायर लर्निंग इंस्टीट्यूट हुआ करते थे। क्यों? 50 विषय पढ़ाए जाते थे, सर्वोत्कृष्ट शिक्षा। उन सब में 18 विषय पढ़ाया जाता था। यानी ये जो 50, ये तो कुल मिला के, और ये जो सामान्य गांव गांव है इनमें 18 विषय। और ये गुरुकुल समाज के लोग मिल करके चलाते थे, ना कि राजा महाराजा। गुरुकुलों में शिक्षा निःशुल्क दी जाती थी। इस तरह से सारे गुरुकुलों को खत्म किया गया और फिर अंग्रेजी शिक्षा को कानूनी घोषित किया गया। और कलकत्ता में पहला कॉन्वेंट स्कूल खोला गया, वहां से शुरुआत, क्योंकि वे आए भी वहीं से थे, वर्चस्व भी वही हुआ था पहले, तो वहां से उनकी शुरुआत हुई। उस समय इसे फ्री स्कूल कहा जाता था। इसी कानून के तहत भारत में कलकत्ता यूनिवर्सिटी बनाई गई।
इसके बाद बम्बई यूनिवर्सिटी बनाई गई, मद्रास यूनिवर्सिटी बनाई गई। ये तीनों गुलामी जमाने की यूनिवर्सिटी आज भी देश में है। अब ये जो नीति मैकाले ने चलाई, जब ये चल पड़ी तो उस समय उसने अपने पिताजी को पत्र लिखा था। उसमें क्या लिखा था, ये गजब का। मैकाले ने अपने पिता को एक चिट्ठी लिखी थी, बहुत मशहूर चिट्ठी है वो। उसमें वो लिखता है कि इन कॉन्वेंट स्कूलों से ऐसे बच्चे निकलेंगे जो देखने में तो भारतीय होंगे, यानी रूप रंग तो उनका भारतीयों का रहेगा, लेकिन दिमाग से अंग्रेज होंगे। यानी देशद्रोह करने वाले, संस्कृति द्रोह करने वाले, धर्म द्रोह करने वाले ऐसे होंगे। और इन्हें अपने देश के बारे में कुछ पता नहीं होगा। क्यों? वो इतिहास पढ़ाई नहीं जाएगा, वो संस्कृति पढ़ाई नहीं जाएगी, इनको अपनी परंपराओं के बारे में कुछ पता नहीं होगा, इनको अपने मुहावरे मालूम नहीं होंगे। ये तो अभी भी देखती, कोई भी मुहावरा बताओ तब बिल्कुल पता ही नहीं किसी को। जब ऐसे बच्चे होंगे तब इस देश में तो, देश से तो अंग्रेज भले ही चले जाएं, पर इस देश से अंग्रेजियत नहीं जाएगी। तो वो बराबर देख रहे, अंग्रेजों को गए हुए कितने 75 साल होने को आ रहे, और अंग्रेजियत और पनप रही, आराम से फल फूल रही। उस समय लिखी चिट्ठी की सच्चाई इस देश में अब साफ साफ दिखाई दे रही है। और उस एक्ट की महिमा देखिए कि हमें अपनी भाषा बोलने में शर्म आती है। यानी अपनी हिंदी में 2-4 शब्द इंग्लिश के आ जाए ना, लगता है हम कुछ अप टू डेट जमाने के, फॉरवर्ड जमाने के। और इंग्लिश शब्द नहीं बोले तो लगता है जैसे बिल्कुल आउट ऑफ डेट, आदम युग के हैं। ये अपनी मानसिकता है। यानी अब समय क्या हो गया ये नहीं आता पूछना में, टाइम क्या हो गया। इसमें हम कुछ इंग्लिश जानते, कोई अकेले आप ही थोड़ी जानते। समय कहने में एक बार वो बात की थी, भैया को थोड़ा टोका था। हिंदी का शब्द है लाभ, बहुत छोटा। अब इंग्लिश का बेनिफिट कितना बड़ा। पहले भैया हमेशा बेनिफिट बोला करते थे, तो एक बार इनको टोका था, ये क्या तमाशा, लाभ इतना छोटा शब्द अपनी हिंदी का, और बेनिफिट 4 अक्षर, कितना लंबा चौड़ा। क्यों इतने गुलाम बनना चाहते अपनी यहाँ की भाषा को अपना। ये तो एक उदाहरण अपन सबका देखना, इन्हें 2-4 इंग्लिश शब्द बोलने तो लगता हाँ हम कुछ अब फॉरवर्ड जमाने के साथ चल रहे, और अन्यथा आदम एक के लगते। क्या लिख रहे हैं देखो, और उसे एक्ट की महिमा देखिए कि हमें अपनी भाषा बोलने में शर्म आती है। अंग्रेजी में बोलते हैं कि दूसरों पर रोक पड़ेगा, ये सोच के कि दूसरे समझेंगे हाँ ये कुछ फॉरवर्ड जमाने के पढ़े लिखे लोग। हम तो खुद में हीन हो गए, जिसे अपनी भाषा बोलने में शर्म आ रही, दूसरों पर रोक क्या पड़ेगा। हम अपने को ही तुच्छ मान रहे, अकेली हिंदी बोल के, दूसरा हमें दमदार समझेगा। अब जो मानसिकता चल रही उसको लेके लोगों का तर्क है कि अंग्रेजी अंतरराष्ट्रीय भाषा है, तो वो तो सीखनी पड़ेगी। अब इस पर एक सर्वे, दुनिया में 204 देश हैं अभी, और अंग्रेजी भाषा सिर्फ 11 देशों में बोली जाती है। यानी 204 देश, और अंग्रेजी उनमें से चलती है मात्र 11 में, पढ़ी और समझी जाती है। फिर एक कैसे अंतरराष्ट्रीय भाषा हुई। शब्दों के मामले में भी
अंग्रेजी समृद्ध नहीं दरिद्र भाषा। ये तो देखो रिश्तेदारों से भी पता चलता है। अपने यहाँ हर रिश्तेदारी के लिए अलग अलग नाम, यानी मामा, फूफा, मौसा, जीजा, सब। और उनके बस एक ही है, अंकल और आंटी। कोई भी भाई हो तो हाँ, तो बोल। अपने यहाँ तो चचेरा भाई, सौतेला भाई, सबके लिए अलग अलग नाम। और उनके बस कजन, चचेरा हो तो भी कजन, सौतेला हो तो भी कजन। यानी कितनी गरीब है भाषा, शब्द ही नहीं हुआ। अपने यहाँ में हर रिश्ते के लिए अलग शब्द, तो वहाँ कोई शब्द नहीं। बड़ों बस अंकल आंटी, अबे फूफा जी है कि बुआ है, मामा जी है कि मामी, बस वहाँ तो अंकल आंटी। नहीं, इस ओर ध्यान नहीं जाता अपना। शब्दों के मामले में भी अंग्रेजी समृद्ध नहीं दरिद्र भाषा है। अब और भी गजब की, इन अंग्रेजों की जो मूल धर्म पुस्तक बाइबल, वह भी अंग्रेजी में नहीं थी। और ईसा मसीह अंग्रेजी नहीं बोलते थे। मैं नहीं बोल रही है, मुझे इसकी जानकारी नहीं है। ये तो जो यहाँ आया है उसको पढ़ के सुना दी। तो कुछ भी कहना हो तो जो आया है इनका पता खोज के इनसे कहना। दीदी जी, पूरा इंटरनेट में पत्र मिल गया, अच्छा, गूगल में भी। हाँ, अभी मैं ये उसी में पढ़ रही हूँ, जो आप बोल रहे हो सेम है। किन्ने भेजा है? नहीं, ये तो उसमें है, लॉर्ड है। अच्छा, लोड है, ठीक है। ये तो किन्हीं ने तो डाला होगा ना। राजीव है ना, राजीव। गूगल में तो सभी, गूगल में कौन डालेगा? गूगल में तो सबका ही होता है ना। अच्छा, राजीव दीक्षित का है ये। ठीक है, अभी सभी को डाला हुआ। ठीक ठीक, बहुत अच्छा है। देखिए तो ईसा मसीह अंग्रेजी नहीं बोलते थे। ईसा मसीह की भाषा और बाइबल की भाषा अरमेक थी, अंग्रेजी नहीं। अरमेक भाषा की लिपि जो थी वो हमारी बंगला भाषा से मिलती जुलती थी, यानी कलकत्ता तरफ की भाषा से मिलती जुलती थी। समय के कालचक्र में वो भाषा विलुप्त हो गई। संयुक्त राष्ट्र संघ जो अमेरिका में है, वहाँ की भाषा अंग्रेजी नहीं है। और जबकि संयुक्त राष्ट्र संघ मतलब विश्व स्तर की संस्था, वहाँ का सारा काम फ्रेंच में होता है। जो समाज अभी अपने ऊपर आक्षेप, यानी आक्षेप का हो, मार्गदर्शन का हो, जो भी समझो, जो समाज अपनी मातृभाषा से कट जाता है उसका कभी भला नहीं होता है। और यही मैकाले की रणनीति थी, यानी वो यही चाहता था कि इनका अहित हो, जिसमें लगभग वो विजय पा चुके, सफल हो गए। क्योंकि आज का युवा भारत को कम, यूरोप को ज्यादा पसंद करता, ज्यादा जानता है। भारतीय संस्कृति को ढकोसला समझता है, लेकिन पाश्चात्य देशों की नकल करता है। धर्म की प्रमुखता और विशेषता को न जानते हुए भी वामपंथियों का समर्थन करता, यानी जो उल्टे मार्ग पे चल रहे उनका पोषण करता। सभी बंधुओं से एक चुभता सवाल, हम सभी को धर्म की जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि धर्म ही हमें राष्ट्र धर्म सिखाता है, धर्म ही हमें सामाजिकता सिखाता है, धर्म ही हमें माता पिता, गुरु और राष्ट्र के प्रति प्राण न्यौछावर करने की प्रेरणा देता है। परंपरा एक आध्यात्मिक विज्ञान, ये तो अपन कई बार चर्चा भी कर चुके ना, कि जो भी अपने यहाँ परंपरा चलती, अब भले वो रूढ़ी में आ गई, पर जब चली थी तो उसके पीछे बहुत बड़ा विज्ञान था। तो परंपरा एक आध्यात्मिक विज्ञान है, जिस विज्ञान को हम सभी आज जानते हैं, उससे बहुत ही समृद्ध विज्ञान ही अध्यात्म है। और पाश्चात्य संस्कृति में वो बिल्कुल है ही नहीं। इस तरह से है, जयतु गुरुकुलम, जयतु भारतम,
यहाँ से ये आया होगा। गंभीरता से विचार करें, कितना अपन कर सकते, कितना नहीं, वो एक अलग बिंदु है। शुरू में बात की थी कि सारी परिस्थितियां अपने हाथ में नहीं है, अपनी सामर्थ्य भी उतनी नहीं, किसी भी क्षेत्र में पहुंच भी नहीं उतनी, यानी ना सामाजिक क्षेत्र में, ना राजनीतिक क्षेत्र में, ना अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में। तो अपन तो बिल्कुल कूपमंडूक जैसे। तथापि सोच में तो गंभीरता ला ही सकते हैं, और इसके बल पर अनुमोदना वाले पाप से तो बच ही सकते। कृत और कारक में जो हमारी मजबूरी होगी होगी, यानी और कोई स्कूल नहीं मिलेंगे तो इनमें ही पढ़ेंगे, अपनी नई पीढ़ियों को भी पढ़ाएंगे, पर अनुमोदना की है ये काम गलत, और उनको भी ये बताते रहेंगे। ये जो अभी आप लोगों के बीच में बताया, ये अभी जो ये बच्चे लोग आएंगे, पर यहाँ चूंकि कम रहते हैं तो कोई बताने में लाभ नहीं होगा, पर मैं चाहूंगी कि मंगलायतन वाले में, जिसमें विद्यार्थी सारे रहते, उसमें ही छोड़ें, और बाकी भी स्कूलों आदि में, अपनी सब संस्थाओं में, यानी एक बार विचार में तो आए, असली वस्तु स्थिति ख्याल में तो आए। अभी तो उल्टी धारक चल रही, यानी ये जो व्यंग की सकल सूरत से भारतीय और दिमाग से अंग्रेज, कितना बड़ा आक्षेप है बोलो। और इस कसौटी पर अपने को कसेंगे तो है कि नहीं है बोलो। और सकल सूरत चूंकि भारत में जन्मे तो भारतीय जैसी होगी होगी, अंग्रेजों का रंग रूप कैसे आ जाएगा। पर सोच में, यानी यहाँ तक क्या अपने को पसंद आता है, क्या भोजन और क्या पानी और क्या पहनना और क्या ओढ़ना और क्या चलना फिरना। अरे भाषा, अभी जो कहा था ना, एक दो इंग्लिश अक्षर बोल लें तो बनाना लाना उनको पढ़ लिखे, और कीला लाना, ये हालत है। एप्पल कुछ हम है फॉरवर्ड, और सेव, क्या इस सेव लगा रखा है। यानी सोच इतनी गंदी हो गई अपनी। कम यहाँ ये, अरे क्या आदमी इन्हें इतनी गंदी सोच हो गई, तो इनने तो भले व्यंग्य किया, पर ये वास्तविकता है सब में, पहनाव ओढ़ाव में भी। आप लोगों को भी जो पल्ले को लेके इतना कहना पड़ता है तो क्या है, अंग्रेजों की तो नकल, भारतीयों में तो ऐसा पल्ला लेते ही नहीं थे। भारतीय में तो उल्टा था, यानी वो सिकंदर भी आश्चर्यचकित था कि यहाँ की माताओं बहनों का कुछ हम देख ही नहीं पाते, साड़ी पहनती है तो पूरा ढका रहता है इनका। नहीं दीदी जी, लेकिन अंग्रेज साड़ी कहाँ पहनते थे, तो जो उनका पल्ले की नकल करेंगे हम लोग, ये तो हम लोग खुद ही किए हैं ना विकृति। अंग्रेजों ने क्या बोलेंगे उसको, सिनेमा का, क्या बोलते हैं, उनका एक अलग रहता ना डिपार्टमेंट, सिनेमा वगैरह वालों का, सिने तारिका, सिने तारिका, 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 सिने तारिका, वो चालू की, और भारतीय संस्कृति को जड़ मूल से मिटाने के लिए फिर नए नए ढंग से पहना ओढ़ा उनको सिखाया। वो ये भी अच्छे से समझते थे कि भारतीय है अनुकरण प्रिय, इनको तो बस नकल करना है, यानी भेड़ चाल चलना, इनको अपनी बुद्धि का उपयोग नहीं करना। तो उसने तारिका वालों को सिखा दिया, वहां से अपने में आ गए, ये सारे उनकी नकल। बहुत गंभीरता से विचार करेंगे। घर में पढ़ाई नहीं पढ़ाया आपने, घर का काम, घर का जोगी तो जोगिया है, कौन सुनता। अभी आप देर से आए,
अभी एक आपने ही भेजा था मेरे पास, उसको यहाँ पढ़ा। अब दोबारा तो नहीं पढ़ेंगे, आपने नहीं भेजा था, सचिन भैया ने भेजा था मेरे पास, और वो पढ़ने लायक है। क्लास में बैठे कोई बात नहीं, मैं वो नहीं कह रही क्यों देर से आए, मैं तो ये कह रही है विषय चल चुका है, तो अब अभी दोबारा नहीं लूंगी, पर पढ़ना। धनी जी, दिव्य जी, मैंने पढ़ने सुनने लायक है, और फिर गंभीरता से विचार करना कि अपन भारतीय हैं कि अंग्रेज बनते जा रहे हैं, भौतिकवादी बनते जा रहे हैं। धीरे धीरे मैं तो जब पढ़ा आज हिल गई थी, वास्तव में कितना सत्य लिखा है, बिल्कुल खुला सत्य। यानी अपन तो हिम्मत ही नहीं कर पाते इतना सत्य कहने की, और उनसे लिखा, तो आप कह रहे पूरा गूगल पे है, यानी अंतरराष्ट्रीय स्तर से, और अभी तक किसी ने भी उस पर कोई उंगली नहीं उठाई, तो इसका मतलब सबको भले अंतस्थल से स्वीकृत नहीं हो, पर इतना तो है कि हाँ सत्य है। तेरा पूरा पत्र है, ये पूरा ही है, इतना ही है कि और है ज्यादा? तो इतना ही है, थोड़ा सा और है। अच्छा, तो अभी तक किन्हीं ने उंगली नहीं उठाई, इसका मतलब अंतरराष्ट्रीय स्तर पर ये सत्य स्वीकृत है, और सब ये मान रहे कि ये बराबर ऐतिहासिक सत्य घटना, नहीं तो उंगली उठती ना। अभी तक तो प्रश्न के दायरे में आ जाता, तो नहीं आया, इसका मतलब सत्य इतिहास है। तो यदि सत्य इतिहास है तो फिर गंभीरता से सोचना। तो देखिए, ये नहीं समझना कि परिवर्तन अशक्य अनुष्ठान, ऐसा नहीं है। सोच बदले, आज एक की बदली, कल दो की बदली, परसों 3 की बदली, होते 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 संगठन हो जाएगा। ये जो अपने यहाँ से घूंघट की परंपरा गई, ऐसी तो गई ना, पहले किन्हीं एक ने हटाया होगा, और फिर देखते देखते अरे उन्हें हटाया तो हम क्यों डालें, तो 2 हो गए, तो 2 को देखा 3 हो गए, 4 हो गए, अब आज पूरे हो गए, उन्हीं का बहुमत हो गए। यानी परंपरा बनाने वाले भी अपन हैं और मिटाने वाले भी अपन। अपनी सोच ही अच्छी चीजों को बढ़ावा देती, और अपनी सोच ही बुरी चीजों को बढ़ावा देती। तो यदि जिस दृष्टि से निर्णय लिखा अपन सोचेंगे, और जच गई बात की हाँ बात परम सत्य, तो धीरे धीरे सोच बदलें, और अपने घर से शुरुआत करें। भले उन स्कूलों कॉलेजों से नहीं हटा सकते, पर ये तो समझाएं कि बेटा ये इनका षड्यंत्र है, भले आज इसका अल्टरनेट हमारे पास कोई नहीं है, तो हम तुम्हें इनमें ही पढ़ा रहे, पर ये चालबाजी है, अपने को बच के रहना। तो उसके साथ साथ धार्मिक अध्ययन करवाते रहे, अपनी संस्कृति समझाते रहे, और ऐसे ऐसे होते 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 1-2 पीढ़ियां गुजरते गुजरते पूरी संस्कृति बदल जाएगी, माहौल बदल जाएगी। यानी असंभव नहीं है, काल सापेक्ष अवश्य है, समय अवश्य लगेगा, पर असंभव नहीं है। तो काल तो इनको भी लगा, आखिरकार 100 साल लगे ही इनको भी, क्योंकि उल्टा रास्ता था, जल्दी पकड़ लेता व्यक्ति। अपने को सही पे चलना, तो 100 की जगह 150 सही, 200 सही लग जा, पर परिवर्तन होगा यदि अभी से अपन ने सोच अपनी बदलनी शुरू की, और नई पीढ़ी को भी ये कहना शुरू कर दिया। ये पहले कह चुकी कि चूंकि और स्कूल कॉलेज नहीं है, तो हटाना इतना आसान नहीं, पर कहना तो शुरू कर सकते हैं ना कि बेटा ये मजबूरी, ये उनका षड्यंत्र, उसमें अपन फंस रहे हैं, तो सावधान। और अपनी संस्कृति का ज्ञान कराते जाएं, धर्म का ज्ञान कराते जाएं, तो धीरे धीरे सोच बदलेगी,
पूरा आमूलचूल परिवर्तन भी हो सकता है। तो आज हर 500 साल में 1000 साल में कल की उपकल की होते हैं ना, तो उसमें भी दौर बदलते हैं ना इस तरह से कि वापस से आ जाए पुराना टाइम। हाँ, अभी तो 1000 साल है पंचम काल में। तो वो शुरुआत तो ऐसे ही होगी ना, यानी वो कल की उपकल की एकदम तो आ नहीं जाती, वो धीरे 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 माहौल बदलते 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 और एकदम कोई एक पावरफुल आता तो वो पूरा बदल देता। पर मानसिकता तो धीरे धीरे बदलती, तो वो काम अपन शुरू कर दें। यानी संस्कृति के संरक्षण की दिशा में अपन अपने स्तर से अपना काम शुरू कर लें। कितनी सफलता कितनी असफलता ये सोचे बिना, क्यों? क्योंकि गलत काम की अनुमोदना के पाप से तो हम बच जाएंगे, यही हमारे लिए सफलता है। और बाकी कितनों को बचा पाएंगे कितनों को नहीं, वो उनका उनका भविष्य। दीदी जी, इसमें जो लिखा है 7,32,000 गुरुकुल थे हाँ। और उतने गांव थे, तो शहर में क्या था फिर? शहर में बड़े बड़े जैसे तक्षशिला विद्यापीठ, नालंदा विद्यापीठ, अच्छा। यानी जिनमें 50 विषय पढ़ाए जाते थे। ये जो छोटे छोटे थे इनमें तो 18। आजकल जैसा लेना कि मैट्रिक तक अलग स्कूल होते, उनमें साधारण पढ़ाई और फिर अलग नालंदा विश्वविद्यालय, तक्षशिला विश्वविद्यालय, इनमें भी 50 विषय। और एक गुरुकुल, ये एक प्रकार से मैट्रिक तक के स्तर के, इनमें 18 विषय। तो ये गांव गांव में चलते, तो इतना तो सब पढ़ लेते, और फिर जो और अधिक पढ़ना चाहते तो वे फिर उन्हें विश्वविद्यालय में जाते, विद्यापीठों में जाते। तो ये 2 विद्यापीठ तो अपने यहाँ के बहुत अधिक प्रसिद्ध रहे, नालंदा विश्वविद्यालय और तक्षशिला विश्वविद्यालय, यानी विश्व प्रसिद्ध। यानी उस समय भी विदेशी लोग यहाँ आते थे, इतना।